राजीव रंजन जी, लेकिन आज एक पोस्टर भी बड़ा चर्चा में रहा, बेंगलुरु में लगाया गया, जिसमें नीतीश कुमार के खिलाफ वो पोस्टर लगाए गए, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जिसमें लिखा गया था अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर, ऐसे करके नीतीश कुमार की तस्वीरों के साथ। वहां पर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नीतीश कुमार उतनी सक्रियता से नजर नहीं आए। यहाँ पर तमाम दूसरे दलों के बड़े नेताओं का संबोधन हुआ, नीतीश कुमार का संबोधन भी नहीं हुआ। राजीव रंजन जी, देखिए मशाल जलाकर कांग्रेस को थमा दिया जेडीयू ने। देखिए, सबसे पहली बात है, कांग्रेस ने तो आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री पद और सत्ता में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आज ये बात भी खड़गे साहब ने कहा। अब इस गठबंधन के अनेक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री पद की होड़ से खुद को अलग किया है और अपने दल को लेकर के भी ऐसे ही संकेत या स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कही है। देश का सवाल है, और जब मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया होगा, इस देश की करोड़ों जो आवाम है उसके साथ मोदी जी का मुकाबला होगा, तो इंक्लूजन और जो डेवलपमेंट, ये दो सवाल हैं। इंक्लूसिवनेस के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो आचरण है, ये समाज के एक बड़े तबके को किनारे रखना चाहते हैं। देश के अनेक राज्यों के बीच जो क्षेत्रीय जो जिस तरह से फासला बढ़ा है, जिस तरह से रीजनल इम्बैलेंसेस बढ़ा है, ठीक है साहब, उसकी जवाबदेही भी विकास के पैमाने तय करने समय में इनको लेनी होगी। और इसीलिए विकास और इंक्लूजन, ये जो डेवलपमेंट और इंक्लूजन, ठीक है, इनके मायने, क्योंकि आपके पास अभी समय बहुत कई फाइनलिस्ट हैं, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये दो ऐसे पैरामीटर, इसमें भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें, जब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, जनता के बीच जाकर बताएंगे कि इंक्लूसिवनेस और डेवलपमेंट के नाम पर इस देश को 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी, और वो उधर से भ्रष्टाचारी कहकर तमाम विरोधी दलों पर हमले कर रहे हैं कि एक फोटो फ्रेम में जब तमाम चेहरे दिखाई देते हैं तो या तो वो परिवारवादी होते हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ जिनके ऊपर गंभीर जांच इस वक्त चल रही है, वो डर के मारे एक छत के नीचे आ गए हैं। आप इसका जवाब दीजिएगा। अमित जमई जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर भी कुछ तय नहीं हो पा रहा है। सर, तकरीबन 220 दिनों का वक्त और बाकी है, लोकसभा चुनाव जब शुरू हो जाएंगे, पहले फेज के लिए जब वोटिंग पड़ेगी, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई प्लान तैयार नहीं हो सका है। यूपी का आइडिया क्या है, अमित जमई साहब? चिता जी, देखिए, का जो नाम जो लड़ाई है ना जी, ये इंडिया बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे बहुत जो बिग कॉर्पोरेशंस हैं, उसका फेस बने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपको याद होगा संसद में उन्होंने बोला कि एक सब पे भारी, मतलब किसी की जरूरत ही नहीं है। और साहब देखिए, बेंगलोर की मीटिंग के दूसरे दिन 2019 में हुआ नहीं था क्या? एक सब पे भारी तो पड़ गया था ना, दो दल एक साथ आ गए थे, सपा बसपा सर, तो 19 में तो भारी ही पड़े थे। हाँ, मेरा फ्लो मत तोड़िए, मेरा थोड़ी आपको तकलीफ समझ रहा हूँ। 38 दल नरेंद्र मोदी जी आज लेके बैठ गए हैं। 38 दल में 36 दलों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं है। मैं उनको फर्जी नहीं कहूंगा क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राज्यों में कई छोटी जगहों पर हैं। 38 में से 36 का एमपी नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस देश में जिस तरह से इस देश को जहां पे पहुंचाया, लोगों को उम्मीद थी कि 2014 के बाद ये आएंगे तो हमारी सरहद की रक्षा की। तो भाई साहब ने, चाइना ने आक्रमण किया, चाइना के खिलाफ माननीय अखिलेश जी ने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब आगे बढ़ो, पूरे देश में समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष हो, हम आपके साथ हैं। प्राइम मिनिस्टर डर गए, हमारी सेना का मनोबल कम कराया। हमारे देश में 80 करोड़ हिंदुओं को, मैं सीधे कह रहा हूं, हिंदुओं को 5 किलो राशन पे मजबूर कर दिया। सोचिए, 80 करोड़ लोग हाशिए पर आ गए, और जो अमीर लोग हैं, कॉर्पोरेट लोग हैं, 6% लोगों ने इस देश के 60% भूभाग पे कब्जा कर दिया। तो ये जो इंडिया की लड़ाई है ना, इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं जीता था। हाँ, और अमित जमई साहब, अब ईस्ट इंडिया कंपनी में जाएंगे, अभी हम ज्यादा दूर नहीं जाते ना 19 में। अब फिर मैं पलट कर सवाल पूछूंगी, आप कहेंगे कि मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। मैं तथ्यों और तर्कों के आधार पर सवाल पूछती हूँ। और मुझे ये भी बताइए, आपने कहा कि जो 38 दल हैं उनमें से 36 दलों के कोई कैंडिडेट ही नहीं है, लोकसभा में सांसद ही नहीं है। मेरी लिस्ट तो कुछ और कहती है,
मेरे पास जो लिस्ट है वो तो कुछ और 2-4 नाम तो मैं ऐसे ही चेहरे देखकर बता दूंगी कि किसके कितने सांसद हैं। चिराग पासवान के 6 सांसद हैं, खुद बीजेपी के 303 हैं, दक्षिण से जो पार्टी आती है उसके लिए किसी को भी ले लें, अमित जमई साहब। तो मैं स्पेसिफिक सवाल, यूपी में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, और अगर हो भी गया तो जब बीएसपी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी बीजेपी का कुछ नहीं कर पाई, तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन 17 में भी देखा जा चुका है। क्या हो जाएगा 2024 में, मैं ये जानना चाहती हूँ जमई साहब। चित्रा जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इंडिया की लड़ाई है ना, कन्वीनर बनने की लड़ाई नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बनने की लड़ाई नहीं है, हाँ, और ये सीट की भी लड़ाई नहीं है। ये सीट जो भी की लड़ाई तो है ना, जो आज तय होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी तय होगा वहां से वो पूरे देश के नेताओं को मान्य होगा। ये सहमति वहां पे बन चुकी है। दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी, उसका कोई एमपी नहीं है इस सिंबल पे। हाँ। ओम प्रकाश राजभर का पार्टी, उसके पास कोई एमपी नहीं है। आप सोचिए चित्रा जी, कल तो आप दिखा रही थी ना, हाँ। अंसारी परिवार और सर निषाद जी के जो बेटे हैं वो बीजेपी के टिकट पर संत कबीर नगर से सांसद, मैं बता दूंगी ना अमित जमई साहब। और फिर आपने एक सेकंड सर, आपने कहा 38 में से 36 के सांसद नहीं है, 5 तो मैंने ऐसे ही गिना दिया अमित जमई साहब। ठीक है, मणिशंकर पांडे जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आप लोगों में तो एलजेपी में ही तय नहीं हो पा रहा है, उधर चाचा भतीजे पर, भतीजे चाचा पर वार कर रहे हैं, बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में जाना है, तो जब आपस में सिर फुटअव्वल होगा तो फिर बिहार के लोगों को कैसे समझाइएगा पांडे जी? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बेंगलुरु में जो विपक्षी एकता की बैठक हुई है, हाँ। सबसे पहले नीतीश कुमार जी को ये लोग देश का प्रधानमंत्री बना रहे थे, और जब बिहार में बैठक हुई तो वहां पर सारे लोग एक संयोजक चुनने का बात किया कि पार्टी का कोई संयोजक अपोजिशन का चुना जाएगा। अब नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाते बनाते अब संयोजक बनाने तक आ गया, पता नहीं इस पार्टी का कौन सा संयोजक बनेगा। आज बेंगलुरु में भी बैठक हुई है, और बेंगलुरु में भी ये जो विपक्षी दल के नेता हैं, आज भी इस पार्टी का कौन संयोजक होगा, प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, कौन संयोजक होगा ये भी आज तक तय नहीं हो पाया। मैं जितने भी प्रवक्ता यहाँ बोल रहे थे, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जो बेंगलुरु में इकट्ठा हुए हैं और जो उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग गए हैं, पिछली बार बिहार में गठबंधन था, नीतीश कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव हुआ था। उस समय 17 सीट का बंटवारा हुआ था, 6 सीट लोजपा को मिली थी और 39 सीट जीत करके वहां से आई थी। इस बार हम समझते हैं कि इस गठबंधन का कोई भी व्यक्ति शायद बिहार में बोहनी भी नहीं होगी, और जो बिहार में गठबंधन बन रहा है वहां इस बार 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन बन रहा है वो जीत करके वहां से नीतीश जी उधर चले गए हैं, उत्तर प्रदेश में जो अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली, और आपने बताया नहीं ये जो पार्टी के जी जहाँ चले गए वहाँ तो उससे क्या होगा? हाजीपुर से पार्टी कौन के कोई लड़ेगा? अभी तो भीतर यही तय नहीं कर पा नहीं रहे हैं है। आप लोग। पार्टी अपने जगह पर मजबूत है, और पिछली बार आपने देखा होगा कि हमारी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार में हम 6% वोट पाए थे, और आज हम भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में सम्मिलित हुए हैं। मैं दावे के रूप में कह सकता हूं कि जो लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आज उनके साथ खड़ी हुई है, बिहार में जो गठबंधन है वो वहां से शायद 2 सीट भी जीत जाए तो मुझे आश्चर्य होगा। अरे पहले अपना तो तय कर लीजिए नेताजी, पशुपति पारस जी को हाजीपुर से लड़ने दीजिएगा, नहीं लड़ने दीजिएगा? अपना तो पहले तय कीजिए कि आप लोगों का स्टैंड क्या है। देखिए हाजीपुर चित्रा जी मैं बताऊं, हाजीपुर का जो सवाल है वो रामविलास पासवान जी कर्मभूमि है, और रामविलास पासवान जी के लड़के जो हैं वो चिराग पासवान हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता कि वहां से चिराग लड़ेंगे या लोजपा लड़े, लोजपा का लेकिन व्यक्ति वहां लड़ेगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है कि उनका कोई नुमाइंदा लड़ेगा या चिराग लड़ेंगे, लेकिन हाजीपुर उनकी कर्मभूमि है, समझ गए। और उस कर्मभूमि पर पुत्र का दायित्व होता है
अब पुत्र का यही तो बात दायित्व है ना होता कि है कर्मभूमि कि पर पिता पुत्र के और चाचा कार्य को दोनों पूरा आपस में करे। टकरा रहे हैं। इसीलिए गौरव भाटिया जी एक बार फिर से आपके हाजीपुर पास को आते हुए जरा वो चिराग तस्वीरें भी पासवान वहां से दिखाइए। चुनाव लड़ना प्रधानमंत्री ने आज चिराग पासवान का चेहरा छूकर बच्चे की तरह उनको बहुत थपथपाया भी, प्यार दुलार भी किया, और वो भी प्रधानमंत्री का हनुमान उनको बताते रहे 2020 के इलेक्शन के दौरान। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन गौरव भाटिया जी आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 38 दलों को साथ में तो लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में ऐसी पार्टियां शामिल हैं लोकसभा में जिनका कोई वर्चस्व नहीं है, तो वो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए कैसे फायदेमंद होगी? गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, पहले तो सपा के प्रवक्ता जिनकी राजनीतिक हैसियत 3 लोकसभा सीटों की है, वो ज्ञान दे रहे थे, लेकिन जनता ने देखा कैसे झूठ बोल रहे थे। उन्होंने कहा 38 दल साथ आए हैं, 36 ऐसे हैं जिनकी लोकसभा में या राज्यसभा में सीटें ही नहीं हैं, 2 की हैं। तो मैं आपको बता दूं, भाजपा के अलावा जो अकेले में 303 सीटें लोकसभा में रखती है, एलजेपी, अपना दल, एआईएडीएमके और शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी, और साथ में अजीत पवार जी भी आ गए हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन तय कर देगा। ऐसे 4-5 दल और है जो मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन समय कम है इसलिए बताया कि झूठ बोला। दूसरी बात, आप बताइए पिछली बिहार की बैठक से इनका कुनबा बढ़ा है या घटा है, ये देखने वाली बात है। सबसे पहले आप याद करिए, उस बैठक के बाद ऐसे ही कह रहे थे हम मजबूत हो रहे हैं, लेकिन अजीत पवार जो है वो महायुति का हिस्सा हो गए। ओपी राजभर चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी के साथ। सब पे भारी शांत करा लीजिए चित्रा जी, अच्छा नहीं लगता इनके बीच में मैं बोला जमेल नहीं। साहब उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए। आप जब बोल रहे थे, ठीक है नहीं सर, पता नहीं ये बोलेंगे। ट्रेनिंग कहाँ दी ठीक है, जाती ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। गौरव भाटिया जी, ठीक है, धन्यवाद। ओपी राजभर इनको छोड़ के आए, और ओपी राजभर जी के शब्द हैं, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी में अभी टूट फूट होना बाकी है, 40 से 50 एमएलए पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। दूसरा, दारा सिंह चौहान, याद करिए, दारा सिंह चौहान चुनाव के समय में भाजपा से ही गए थे, वापस आ गए। तो ये झटका किसको लगा? इनको लगा। चिराग पासवान जी एनडीए का हिस्सा हो गए, ये बिहार बैठक के बाद की बात है।